एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिटरी मेथड देख लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप यूनिटरी मेथड का यूज़ जाने अनजाने में अपने लाइफ में ज़रूर करते होंगे। फिर चाहे आप इसका यूज़ सब्जी खरीदते वक्त करें या राशन खरीदते वक्त, पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ हमें कई बार ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में भी करना पड़ता है। इसका अंडरस्टैंडिंग होने से आपको बहुत से यूजलेस शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले से छुटकारा मिलेगा। यूनिटरी मेथड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, कोई मेथड है ये कोई फॉर्मूला नहीं है। यूनिटरी मेथड एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू अलग अलग रिलेटेड डायमेंशंस के क्वांटिटी को ज़रूरत के अनुसार हम पता कर सकते हैं। इसे समझते हैं। जैसा मान लेते हैं हमारे पास कोई दो डायमेंशन की चीज़ें हैं, डायमेंशन D1 और D2। डायमेंशन से मेरा मतलब है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स की क्वांटिटी, लाइक टाइम का कोई क्वांटिटी हो गया, या फिर हमारे पास वेट का कोई क्वांटिटी हो गया, या फिर कोई अमाउंट का हो गया। इस टाइप से क्वांटिटी को मैंने डायमेंशंस वर्ड से बोला है। तो डायमेंशन D1 मान लेते हैं कोई क्वांटिटी की है, और डायमेंशन D2 जो है कोई अमाउंट की है। डायमेंशन क्वांटिटी से मतलब केजी है, इसके साथ ग्राम है या मिलीग्राम है, कोई एक वैल्यू लिखी है, उसके आगे केजी, ग्राम, मिलीग्राम, इस टाइप की कोई यूनिट आई है। और इस पर कोई एक वैल्यू लिखी है, उसमें मान लेते हैं उसके आगे रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ या 50 पैसे, इस टाइप की यूनिट है डायमेंशन D2। ये डॉलर भी लिख सकते हैं। नाउ जो ये डायमेंशन D1 है और D2 है, ये किसी एक रिलेशन से बंधे हुए हैं, कनेक्टेड हैं। रिलेशन से जो बेसिकली हमारे जो एप्टीट्यूड में ज़रूरत पड़ती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको वो नहीं पता, प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होते हैं। तो थ्रू यूनिटरी मेथड हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमें D1 की वैल्यू को अगर हम 1 कर दें, तो हम D2 की वैल्यू क्या होगी D1 के 1 होने पर हम पता कर सकते हैं। नाउ अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, D2 की वैल्यू अगर हम 1 कर दें, तो हम D1 की वैल्यू क्या होगी ये पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। नाउ अगर मुझे D1 की कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी की वैल्यू में पता करना है, उसके अकॉर्डिंग D2 की वैल्यू जानना है, तो मैं सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मान लो मुझे यहाँ पर केजी या ग्राम वाले यूनिट पे इंटू 50 करना है या 40 करना है, तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, जिससे कि मैं D2 की वैल्यू निकाल लूँगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, थ्योरी से ज़्यादा समझ नहीं आता ये। मान लेते हैं आप कोई शुगर खरीदने गए एक राशन की शॉप पे, और आपको शुगर वहाँ पर एक पैकेट पे पड़ा हुआ है, वहाँ 15 केजी शुगर है उस पैकेट में, और उसमें एक प्राइस लिखी हुई है 135 केजी, 135 रुपीज़, सॉरी। नाउ अगर आपको भाई इसमें 1 किलो की वैल्यू पता करना है, 1 किलो कितने रुपए का है, तो विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड आप इजीली निकाल सकते हैं। इसे सिंपली आप 15 को उस साइड ले जाएं और 135 से डिवाइड होगा। जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे इक्वेट का साइन डालकर, सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना है, बट यहाँ एग्जैक्टली इक्वेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी, दोनों की यूनिट डायमेंशंस अलग अलग है। एक क्वांटिटी का वो है डायमेंशन और एक अमाउंट का है, तो दोनों अलग अलग है। तो आप दोनों साइड 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 केजी की वैल्यू आपको ईजिली यहाँ से पता लग जाएगी। 135/15 दैट इज़ ₹9। 135 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ₹9 आ जाएगा। आपसे अगर ऐसा होता कि आप भाई आपके पास 1 रुपये ही है और आपको जानना है 1 रुपये की वैल्यू में कितना शुगर आएगा, तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं उसका। ऐसे आप 135 से दोनों को एक तो डिवाइड कर दें, तो 15/135 दैट इज़ 1/9 हो जाएगा। ये 1/9 केजी हो जाएगा, यूनिट सेम रहेगी, और यहाँ पर 1 रुपी हो जाएगा। तो 1 रुपये में आप 1/9 केजी खरीद सकते हैं शुगर। तो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली यूनिटरी मेथड। नाउ अगर आपको मान लो 50 केजी शुगर खरीदना है या उसकी प्राइस पता करना है, तो सिंपली आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे 50 केजी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा एंड 50 उधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 9 × 50 इज़ 450 रुपीज़। तो आपको 50 केजी का जो प्राइस है वो 450 रुपीज़ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको पता करना है आपके पास 50 रुपये हैं और आप 50 रुपये में कितना शुगर खरीदना चाहते हैं, तो सिंपली आप दोनों साइड 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ₹50 में आपको 50/9 केजी
शुगर मिल जाएगा। इसे आप चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, बट अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा इसी के थ्रू। नाउ अभी जैसे हमने डायमेंशन D1 और D2 के बारे में समझा, बट ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशन सिर्फ D1 और D2 तक लिमिटेड हो। इसके आगे D3, D4 इस टाइप के रिलेशन भी हैं, तो भी ये कनेक्टेड हैं, तो भी हम इजीली सॉल्व करके पता कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे D1, D2, D3 या D4 जितने भी क्वांटिटी होंगी उस पर आपको रिलेशन स्टेबलाइज करके फाइंड करना बहुत ईजी होगा और समझ भी आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास कुछ 4 प्रिंटर्स हों और ये 4 प्रिंटर्स 5 आवर्स तक काम करते हों और तो 200 पन्ने प्रिंट होकर निकलते हों। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपके पास 4 की जगह 6 प्रिंटर्स हों और ये 6 प्रिंटर्स 4 आवर्स तक काम करें, तो कुल कितने पन्ने प्रिंट होंगे? ये बेसिक सवाल है यूनिटरी मेथड का 3 डायमेंशन पे। यहाँ पे 3 डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन D1, डायमेंशन D2, डायमेंशन D3। पहला क्वांटिटी का बोल देते हैं, दूसरा टाइम का, तीसरा मान लेते हैं क्वांटिटी 2 है। अभी हमारे पे 6 प्रिंटर्स और 4 आवर्स पे कितने पन्ने प्रिंट होंगे ये निकालना है। अभी हमने जब 2 डायमेंशन का केस देखा था, तो वहाँ पर अगर 2 डायमेंशन होते थे D1 और D2, हम पहले क्या करते थे, D1 को कुछ वैल्यू 1 करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम D2 की वैल्यू फाइंड करते थे, एंड अकॉर्डिंगली जितनी D1 की चाहिए होती थी, मान लो 6 चाहिए होती है, 6 यूनिट चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग 6 यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड D2 को भी उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं एंड D2 की रिस्पेक्टिव वैल्यू पता कर लेते थे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लॉजिक फॉलो होगा। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास D1 हमारे को 1 करना होगा, D2 1 करना होगा, एंड देन अकॉर्डिंगली हमें D3 की वैल्यू पता करनी होगी, एंड देन फिर हमें D1 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, D2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, एंड अकॉर्डिंगली D3 की वैल्यू हमें पता करनी होगी। ऐसे करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले हम D1 और D2 को 1 करते हैं। अभी हमारे पास 4 प्रिंटर्स की जगह हम मान लेते हैं हमारे पास कुल एक ही प्रिंटर होता, तो कुछ इतने पेज प्रिंट होते, 200/4, एक प्रिंटर इतना प्रिंट करेगा। सिंपल है, मैंने D1 को 1 कर दिया। नाउ ये जो है एक प्रिंटर 5 घंटे में इतना पेज प्रिंट करता। मान लेते हैं अगर ये सारे प्रिंटर्स 5 घंटे नहीं सिर्फ एक ही घंटे काम करते, तो कुछ इतने पेज प्रिंट होते। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे आप सिंपल फ्रैक्शन को, तो कुछ यूँ हो जाएगा। जब आप एक्सपर्ट होंगे तो डायरेक्टली लिखेंगे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख कर दिखा दिया। अभी D1 और D2 की वैल्यू दोनों 1 हो गई, यानी कि 4 प्रिंटर की जगह अब एक प्रिंटर हो गया और 5 घंटे की जगह 1 घंटा हो गया। तो मैं कह सकता हूँ एक प्रिंटर 1 आवर में कुल इतने पन्ने प्रिंट करेगा। ना मुझे रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें मेरे पास 6 प्रिंटर हों। तो मेरे पास अभी ये 4 एक प्रिंटर की बात है, अगर मैं 6 प्रिंटर की बात करूँ तो कुछ इतने प्रिंट पेज करेंगे ये 6 प्रिंटर मिलकर 1 घंटे में। और अभी ये 1 घंटे की बात है, 4 घंटे की बात करूँ तो कुछ इंटू इतने 4 का टाइम्स करेंगे प्रिंट। तो इससे मैं सॉल्व करूँगा तो 240 पेजेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास अभी D3 की वैल्यू नहीं दी थी। मान लेते हैं अगर हमारे पास D3 की वैल्यू 240 दी होती और D2 नहीं दिया होता, ये नहीं दिया है, मान लेते हैं 4 हमें नहीं दिया होता और ये पूछा है, ये पूछा होता, तो हम कैसे सॉल्व करते? तो भी हमारे पास एक प्रिंटर 1 आवर में कितना पेज प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेते, 200/4 × 5 करके। ना हम मान लेते कि वो 6 प्रिंटर्स से मल्टीप्लाई होते, 6 प्रिंटर्स इतने, और ये जो टाइम लेंगे 6 प्रिंटर्स 240 पेज प्रिंट करने के लिए वो x आवर्स लेते, एंड एट द एंड कितना पेज प्रिंट हो रहा था 240। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते x की, तो 4 आवर्स आ जाती। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अभी आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हम D2 को तो यहाँ पर हम 1 नहीं कर रहे, डायरेक्टली हम ऐसा क्यों लिख कर रहे हैं। तो जनरली हम जो अपने इक्वेशन को फ्रेम करते हैं, तो जो फाइनल आउटपुट वाला जो चीज़ होता है, फाइनल आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट निकल रहा है यहाँ पर, जो फाइनल आउटपुट, जैसे कुछ वर्क हो रहा है उस केस पे वर्क की बात करें तो यहाँ पर हमारा पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, तो 240 पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, तो हम उसे ऊपर रख रहे हैं। तो ये 240 को मैंने ऊपर रखा है एंड उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ जो भी थी यहाँ पर लिख कर हमने फाइंड करी एंड उसके अकॉर्डिंग हमने रिजॉल्व कर इक्वेट किया, और उस अल्टीमेटली फाइनल वर्क का ही जो रिजल्ट था, जो भी था, जितना हमें पहुंचना है, फाइनल जो भी आउटपुट है, हम वहां तक से इक्वेट करेंगे।
आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक मैं इसमें यूजलेस सी बातें बताना चाहता हूँ। आप इसे कभी फॉलो मत करें, बट आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो उस केस में रिलेशन वाला चीज़ कभी काम आ सकता है। हो सकता है शुरुआत में काम आ जाए, जब आप बहुत बिगनर हो, समझ नहीं पा रहे हो, मैथ्स थोड़ा सा पकड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ बार बच्चे पकड़ नहीं पाते। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, हम रिलेशनशिप से भी इन चीज़ों को स्टेबलाइज कर सकते थे। जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं प्रिंटर्स और टाइम के बीच में रिलेशनशिप की बात करूँ, तो यहाँ पर 4 प्रिंटर है, 5 आवर्स में कुछ काम कर रहे हैं। अब जैसे मेरे पास अगर 5 प्रिंटर होते हैं तो अल्टीमेटली बात है टाइम कम होता, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते दोनों आपस में। प्रिंटर बढ़ेगा, टाइम घटेगा, प्रिंटर बढ़ेगा, टाइम घटेगा। तो ये मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन को आई से डिनोट कर दिया। नाउ ये जो टाइम वाला पार्ट है, अगर मैं बोलूँ टाइम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर 6 घंटे चलते 4 प्रिंटर्स तो अल्टीमेटली पेज बढ़ जाता प्रिंटिंग। सिमिलरली अगर पेज की बात करें, प्रिंटर्स की बात करें, तो यहाँ पर भी अगर प्रिंटर्स बढ़ते तो नंबर ऑफ पेजेस का आउटपुट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता, अधिक आता। ज़्यादा अगर 5 प्रिंटर कर दूँ तो कुछ ज़्यादा प्रिंट करते पेजेस, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट को आप देखिए, 4 into 5 हुआ है, 4 into 5 यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ों को यूनिटरी मेथड में हमने मल्टीप्लाई करा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें डिवाइड हो रही हैं 200 अपॉन दिस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। आप ये समझिएगा। अभी आपको रिलेशन फ्रेम करने में थोड़ा सा हेल्प तो इससे मिल जाता है, बट बहुत ज़्यादा मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा इस चीज़ को। अभी हम कुछ अच्छे अच्छे लेवल्स के एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। A car travels 2 to 8 km in 3 hours. How long will it take to travel 912 km and how far will it travel in 7 hours? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक कार है हमारे पास, ये कार 3 घंटे में 228 किलोमीटर चलती है। सवाल पूछा है, अगर इस कार को 912 किलोमीटर चलना हो तो कितना समय लगेगा। एक सवाल और पूछा है इसमें, अगर ये कार 7 आवर्स तक चले तो कितना डिस्टेंस चल लेगी। 2 सवाल पूछा है। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को ईजिली हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डाटा दिया हुआ है, 3 आवर्स में 228 किलोमीटर चल सकती है कार, चलती है। एंड पूछा है 912 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा कार को निकाल लेते हैं हम। 1 किलोमीटर चलने में इतना आवर लगेगा गाड़ी को। दिस इज विल बी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 228 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, तो यहाँ से मेरे पास टाइम आ गया 1 किलोमीटर का। 912 किलोमीटर की बात करूँ तो मल्टीप्लाई में मैं 912 कर दूँ दोनों साइड को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी 912, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा, तो यहाँ से 12 आवर्स आ जाएगा। तो 912 किलोमीटर चलने में इस गाड़ी को 12 आवर लगेंगे। तो 2 ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। नाउ पार्ट 2 करते हैं, उससे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 में इसी डाटा से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर अगर मैं 3 आवर्स को डिवाइड कर दूँ 3 से दोनों साइड पे, तो 1 आवर गाड़ी को चलने के लिए 228 अपॉन 3 किलोमीटर्स चलेगी गाड़ी। इतना गाड़ी चलेगी 1 घंटे में। ना 7 घंटे का डाटा पूछा है, तो दोनों साइड मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 532 किलोमीटर्स आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये गाड़ी 7 घंटे में 532 किलोमीटर चलेगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, वैसे आप ध्यान से देखें, 228 को जब हमने 3 से डिवाइड किया था, तो बेसिकली व्हाट वाज इट वाज द स्पीड ऑफ अ कार। जो भी कार है स्पीड थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ये, उससे स्पीड आ गया था। तो आप वही देखें, जो स्पीड वाला जो टर्म है, या फिर मैं कहूँ जो भी रिलेटिव टर्म होते हैं, वो एक एप्लीकेशन ऑफ यूनिटरी मेथड ही होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिटरी मेथड का कैसे एप्लीकेशन हमने स्पीड डिस्टेंस के भी केस में कर लिया। हमें यहाँ पर डिस्टेंस और अगर स्पीड का फॉर्मूला भी नहीं पता तो भी हमने यूनिटरी मेथड से करेक्ट आंसर निकाल लिया। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल और देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 80 डिग्री इन रेडियन इज। ये सवाल बड़ा सिंपल है। यहाँ पर डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये एक सेंट्रल एंगल का या फिर बोलूँ ज्योमेट्री का, बेसिक ज्योमेट्री का एक पार्ट है, उसका क्वेश्चन है ये।
जब भी आपको डिग्री टू रेडियन या रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना हो तो कोई आप फैक्टर या कोई फार्मूला याद ना करें, कोई ट्रिक याद ना करें। इसे आप इजीली, बहुत इजीली यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दिमाग पर कोई यूजलेस ट्रिक फार्मूले रखकर अननेसेसरी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक बस डाटा याद रखिए कि 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन। अच्छा, पाई की एक वैल्यू 22/7 होती है, जिसे सॉल्व कर 3.14 आ जाता है। अभी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है पाई को फर्दर सॉल्व करने की, क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास पाई में दिए हुए हैं। तो बड़ा सिंपल है, यूनिटरी मेथड से 1 डिग्री की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ पाई के टर्म्स में। तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 डिग्री का, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। नाउ मेरे को 80 डिग्री चाहिए वैल्यू, तो पाई अपॉन 180 इंटू 80 डिग्री, एंड इसे सॉल्व करेंगे आप तो 4 पाई अपॉन 9 आ जाएगा। ये सेंटीग्रेड में आया है। अगर इसकी वैल्यू होती तो ये 3.14 से मल्टीप्लाई करना होता, या फिर आप 22/7 से मल्टीप्लाई करते, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकालते। बट अभी सेंटीग्रेड पे आंसर दिया है, तो आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में अगर ये सेंटीग्रेड के साथ मिनट्स वाला कुछ क्वेश्चन आ जाएं और रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद कुछ मिनट्स में आए डिग्री, तो इस टाइप के केसेस को भी आप यूनिटरी मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस टाइप के डाटा को मैं ज्योमेट्री और अब जब जो ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज पे डिस्कस करूंगा फिर से। यूनिटरी मेथड का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 500 soldiers in a fort had enough food for 30 days, but 125 soldiers were transferred to another fort. For how many days did the food last then? सवाल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक किला है, फोर्ट है, इस पर कुछ खाना अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है। वो इतना अवेलेबल है कि इस खाने को 500 सोल्डर्स 30 दिनों तक, 30 डेज तक खा सकते हैं, जिससे कि खाना ख़त्म हो जाता है। नाउ सवाल में कंडीशन दिया है, इस 500 लोगों में से 125 सोल्डर्स हम दूसरे फोर्ट पे, दूसरे किले पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड नाउ सवाल पूछा है कि जो 125 जाने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर आती है, जो भी बचे हुए लोग हैं, रिमेनिंग सोल्डर्स जो हैं, वो अगर इस खाने को खाएं तो कितने दिन तक ये खाना चल जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अभी हमारे पास ये दिया हुआ है डाटा, 500 सोल्डर्स 30 दिनों तक खाना खा सकते हैं। तो इससे हम एस्टेब्लिश करेंगे कि खाना हमारे पास कितना अवेलेबल है। हम मान लेते हैं एक सोल्डर एक दिन में, पर डे, 1 डे में 1 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करता है, 1 यूनिट फूड कंज्यूम करता है। तो 500 सोल्डर्स इतना फूड कंज्यूम करेंगे एक दिन में, 1 डे में, इंटू 500 कर दिया। सिंपल यूनिटरी मेथड है। 500 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे ना। 30 दिन की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 30 कर दूंगा इसको, तो अगेन 500 इंटू 30 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे। यानी कि 500 लोग, 500 सोल्डर्स 30 दिनों तक इतना यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करेंगे। और हमारे पास दिया है कि जो खाना है 500 सोल्डर्स 30 दिन तक खाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा जो फूड की वैल्यू है वो 500 इंटू 30 यूनिट ऑफ फूड अवेलेबल है इस पूरे फोर्ट में। नाउ हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो हम फाइंड करते हैं। अभी 500 लोगों में से 125 चले गए, तो 500 माइनस 125 तो 375 लोग बचे हमारे पास। तो रिमेनिंग जो लोग हैं वो 375 है। और मान लेते हैं कि वो खाना जब खाते हैं इस यूनिट को, तो x डेज तक खाना खा सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर x डेज लिख दिया है। नाउ पर पर्सन पर डे पर एक यूनिट कंज्यूम करता है, तो एक दिन का इतना हुआ और x डेज का इतना हुआ। और ये क्या हुआ, फूड की वैल्यू आ गई है। ये इक्वेट हो जाएगा फूड की वैल्यू जितनी हमारे पास टोटल अवेलेबल है। टोटल अवेलेबल यूनिट फूड की इतनी है। यहाँ से आप x सॉल्व करेंगे तो x की 40 डेज वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेंगे। 500 इंटू 30 इक्वल्स टू 375 इंटू एक्स करके x की वैल्यू डायरेक्टली 40 डेज निकाल देंगे। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 men can complete a certain work in 15 days, working 8 hours a day. How many men can complete the same work in 12 days, working 9 hours a day? सवाल आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई एक कार्य है, इस कार्य को 18 men प्रतिदिन 8 आवर्स काम करते हुए 15 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। सवाल पूछा है कि अगर इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कराना हो और प्रति आदमी 9 आवर्स पर डे काम करें तो हमें कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
और ये सेट पैटर्न का क्वेश्चन होने के कारण कई बुक्स, यूट्यूबर्स इसके लिए फॉर्मूले और ट्रिक्स आपको देते हैं। बट इस टाइप के क्वेश्चंस को या किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यूजलेस शॉर्ट ट्रिक्स या अननेसेसरी फॉर्मूले ना रटें। ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी, बहुत फास्टली यूनिटरी मेथड से हो जाता है और दिमाग भी फ्री रहता है, अननेसेसरी आपको बोझ नहीं उठाना पड़ता फॉर्मूलेस का। मैंने वर्क टाइम के चैप्टर में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई वर्क की क्वांटिटी डिफाइन ना हो तो हम उसमें जैसे वर्क को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पे सर्टेन वर्क दिया है, तो कोई क्वांटिटी नहीं दी, अगर मान लो 1000 यूनिट या 5000 यूनिट दी होती तो हम वैसा मानते। यहाँ पर कोई वर्क वैसे क्वांटिटी नहीं दी है तो हम 1 मान के चलेंगे। अगर आप वेरिएबल भी मान के चलते तो वो कट जाता। तो इसे अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपली यूनिटरी मेथड से। एक वर्क 18 मैन 8 आवर्स प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी का 8 आवर्स का वर्क 15 दिनों तक का मैं निकाल सकता हूँ। ये एक आदमी का वर्क हुआ 8 आवर्स प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन का। नाउ अगर मैं एक दिन का वर्क की बात करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए। और एक आवर की वर्क की बात करूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। बार बार मैं डिवाइड करते जाएंगे। मैं पहले 15 से डिवाइड करता, फिर 8 से डिवाइड करता, तो इक्वेशन ऐसे रिड्यूस हो जाता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो नाउ मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक्स मैन होते जो प्रतिदिन 9 आवर्स काम करते और 12 दिनों में काम पूरा कर देते। तो ये जो वर्क है, ये वर्क मेरे पास आ चुका है एक आदमी का 1 आवर का 1 दिन में काम करते हुए का। नाउ एक्स आदमी के वर्क की बात करूँ तो मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। और प्रतिदिन 9 घंटे काम करना है तो 9-8 घंटे के हिसाब से एक दिन का जो 9 घंटे का वर्क है वो आ जाएगा। एंड नाउ ये 12 दिनों तक वर्क कराना है और अल्टीमेटली वर्क को पूरा कराना है और वर्क हमारा 1 यूनिट है, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमने इनिशियली वर्क को हमने 1 नहीं माना होता, एक्स वाई या कुछ भी वेरिएबल यूनिट माना होता, तो यहाँ पे भी एक वेरिएबल आता और ये भी एक वेरिएबल आता जो कट जाता। तो फॉर दैट रीज़न इसे 1 मानकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बड़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। हैंस 20 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो प्रतिदिन 9 घंटे काम करें, जिससे कि 12 दिन काम में पूरा हो जाएगा, 12 दिन में काम पूरा हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 6 बर्नर्स फॉर 6 आवर्स इन 8 days इज ₹450, देन फाइंड द नंबर ऑफ बर्नर्स इफ़ यूज्ड फॉर 5 hours फॉर 10 days विद ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ₹1250। सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास कुछ 6 बर्नर्स हैं और प्रति बर्नर 6 आवर्स चलते हैं और 8 दिनों तक चलाए जाते हैं। तो कुछ खर्चा ₹450 का आता है। सवाल पूछा है अगर हमारे पास 1250 हो रुपए और प्रति बर्नर अब 5 आवर्स चलाए जाएं और 10 दिन तक चलाने हो तो कितने बर्नर्स चल जाएंगे। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये यूनिटरी मेथड इन 4 डायमेंशन है, डायमेंशन 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर हम 450 को मान लेते हैं, ये आउटपुट हो रहा है क्योंकि इतना से कॉस्टिंग आ रही है, तो इससे मैं आउटपुट मान लेता हूँ। तो 450 को मैं ऊपर रखूँगा। नाउ 450 को ऊपर रखने के बाद 450 का खर्चा आया मेरे को 6 बर्नर चलाने का। तो एक बर्नर को चलाने का खर्चा इतना आएगा 450 डिवाइडेड बाई 6। ये एक बर्नर को 6 आवर्स और 8 दिन चलाने का खर्चा है। तो मैं अगर बात करूं एक दिन चलाने का खर्चा तो इतना आएगा, और एक दिन में भी अगर 1 घंटे की बात करूं तो कुछ खर्चा इतना आएगा। बस डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 6 करते हुए मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तो ये रुपीज़ इतना का खर्चा आएगा मुझे एक बर्नर को 1 घंटे चलाने का। तो ये मेरे पास आ गया डाटा। नाउ मेरे को ये डाटा फाइंड करना है, दिस वन। मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक्स बर्नर्स हैं जो कि 5 घंटे तक चलाए जाते हैं और 10 दिन तक चलते हैं, जिससे कि 1250 रुपये का खर्च आता है। तो इसी से सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा एक बर्नर चलाने का कॉस्ट है, तो एक्स बर्नर चलाने का कॉस्ट कुछ इतना बैठेगा 1 घंटे का। नाउ 5 घंटे का इतना बैठेगा, 10 घंटे का इतना बैठेगा और टोटल बैठेगा 1250 रुपये बैठाना है। तो इक्वल कर दिया मैंने 1250 से, और इसे अब सॉल्व करूँगा तो x की वैल्यू ईजिली 16 आ जाएगी। हैंस हमें 16 बर्नर हम चला सकते हैं 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों तक, जिससे कि 1250 रुपये का कॉस्ट आए। होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा सा लेवल इम्प्रूव करके हम एक यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन और देख लेते हैं। द कॉलेज मेस
has a provisions for 25 days for 350 boys. At the end of 10 days, when some boys were shifted to another hostel, it was found that now the provision will last for 21 more days. How many boys were shifted to another hostel? सवाल आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. कोई कॉलेज का हॉस्टल है, इस हॉस्टल में कुछ फूड अवेलेबल है इसके मेस में, और फूड इतना है कि 350 बॉयज़ इस खाने को 25 दिनों तक खा सकते हैं. उसके बाद ये खाना ख़त्म हो जाता है. ना एक कंडीशन दिया है, 350 बॉयज़ जो हैं वो 10 डेज़ तक तो इस हॉस्टल में रहते हैं और खाना भी खाते हैं, किंतु उसके बाद इसमें से कुछ बॉयज़ छोड़कर चले जाते हैं. मान लेते हैं एक्स बॉयज़ इस हॉस्टल को छोड़कर चले जाते हैं दूसरे हॉस्टल पे, एंड नाउ जो खाना जो बचा हुआ रहता है इस 10 दिन के बाद वो 21 मोर डेज चलता है. 21 मोर डेज यानी 10 दिन जो चल चुका था 350 लोग खाते हुए, अब जो रिमेनिंग बॉयज़ हैं उसे 21 दिन तक और खाते हैं. सवाल पूछा है कि भाई इस हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में जो शिफ्ट हुए हैं बॉयज़ उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है. इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी इजीली यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं. आपको कुछ फॉर्मूले रखने की ज़रूरत नहीं है. सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने पीछे एक शोल्डर वाला केस पे देखा था जहाँ पे शोल्डर्स होते थे, तो सेम तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. हम मान लेते हैं एक लड़का, एक बॉय प्रतिदिन 1 यूनिट ऑफ फूड कंज्यूम करता है. तो 350 बॉयज़ हमारे पास दिए हैं, ये 350 बॉयज़ दिए हैं, तो 350 बॉय प्रतिदिन 1 यूनिट कंज्यूम करेगा तो कुछ इतना फूड कंज्यूम होगा 350 इंटू 1, और 25 दिनों की बात करूँ तो कुछ इतना फूड यूनिट कंज्यूम होगा. तो दिस इज़ द फूड यूनिट कंज्यूम इन बाय 350 बॉयज़ इन 25 डेज़. और इतना ही फूड हमारा 25 दिन में ख़त्म हो जाता है, यानी कि फूड जो टोटल अवेलेबल है हमारे पास हमारे इस मेस में वो इसकी क्वांटिटी उसकी वैल्यू ये है 350 इंटू 1 इंटू 25. ये सिंपली यूनिटरी मेथड से आया. तो हमारे पास टोटल फूड की वैल्यू आ गई है जो कुछ ऐसी है. नाउ ये वैल्यू हमारी कुछ इस प्रकार से हम इक्वेट कर सकते हैं. 10 दिन 350 लोग खाएंगे और उसके बाद 350 माइनस ऑफ एक्स इंटू 21, ये जो बच्चे बाकी जो 21 दिन तक खाएंगे खाना वो रहेगा. तो हम मान लेते हैं हमारे 350 बॉयज़ पर दिन 1 यूनिट खाते हुए 10 दिनों में कुछ इतना फूड खा लिया इन्होंने, इतना यूनिट कंज्यूम कर लिया. नाउ हमारे पास जो रिमेनिंग लोग बचे हैं, एक्स चले गए और एक्स जाने के बाद कुछ इतने बच्चे बचेंगे और कुछ 21 दिनों तक ये खाना खाएंगे, जिससे कि खाना जो रिमेनिंग है वो ख़त्म हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मिला के टोटल फूड हो जाएगा. टोटल फूड की वैल्यू आ गई आपके पास. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसे हम सिंप्लीफिकेशन के लिए y मान लेते हैं और y की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं. y की वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करके निकालेंगे ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाता है. ऐसे आप निकालेंगे तो y की वैल्यू 250 आ जाएगी. इसे मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, अपने इसे सॉल्व कर सकते हैं. जब y की वैल्यू 250 आ जाएगी तो आप इसे इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी. हेंस मैं कह सकता हूँ कि जो इस हॉस्टल को छोड़ कर गए थे उन बॉयज़ की संख्या 100 है. एक नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. 24 men can do work in 16 days, while 32 women can do the same work in 24 days. If 16 men and 16 women started the work, then after 12 days, how many more men needed to finish the remaining work in 2 days? सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ. कोई एक कार्य है, इस कार्य को 24 men 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं. इसी कार्य को 32 वुमेन 24 दिनों में पूरा कर सकती हैं. एक कंडीशन दिया हुआ है, 16 मेन एंड 16 वुमेन मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 12 दिनों तक इस कार्य को करते हैं. ना इन्हें पता लगता है कि अगले 2 दिन में 2 डेज़ में नेक्स्ट जो आने वाले 2 डेज़ हैं उसमें काम पूरा करना है. उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैन डाले जाते हैं इस काम में, एक्स्ट्रा मैन, जिससे कि काम 2 दिन में पूरा हो जाए. तो सवाल यही पूछा है, जो एक्स्ट्रा मैन डाले जाएंगे इस काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए उनकी संख्या कितनी होगी. सवाल समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन को आप वर्क टाइम से ही सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है. मैं हमेशा वर्क टाइम में क्वेश्चन को भी यूनिटरी मेथड से सॉल्व करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बड़ा सिंपल होता, फॉर्मूला नहीं रटना पड़ता.
इस डाटा से हम एक दिन का एक आदमी का वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कोई वर्क की क्वांटिटी नहीं दी गई है, वर्क जनरल दिया गया है। एक कोई भी इसमें स्पेसिफिक क्वांटिटी नहीं कि इतना वर्क होगा या कुछ भी होगा। तो आप वर्क को एक्स वाई जेड कुछ भी मानते तो एट द एंड वो कट जाता है। इसलिए हमेशा मैंने रिकमेंड किया है कि आप वर्क को 1 मान के चलें, तो वो हमेशा बेटर रहेगा। तो मैन की बात करें तो मैन का 1 वर्क 24 मैन 16 दिन में करते हैं। तो एक आदमी का 16 दिन का वर्क कुछ यूँ होगा और एक दिन का वर्क ये आ जाएगा। तो एक आदमी का एक दिन का वर्क 1/24 × 16 होगा। वुमेन की बात करूं तो 1/32 × 24 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, पूछा क्या है। हमारे पास 16 मैन एंड 16 वुमेन 12 दिन तक वर्क कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 16 मैन जो शुरू में थे वो 12 डेज तो वर्क करेंगे, प्लस 2 दिन जब एक्स्ट्रा मैन आए थे तो भी वर्क करेंगे। तो 12 + 2 दिन यानी कि 14 दिन वर्क करेंगे। तो जो 16 मैन जो शुरू में आए थे वो 14 डेज तक वर्क करेंगे। वहीं जो 16 वुमेन आई थी वो भी 14 डेज तक वर्क करेंगी, क्योंकि 14 दिन में काम पूरा हो रहा है ना। जो एक्स्ट्रा मैन्स हमने जोड़े हैं, मान लो वो एक्स हैं, एक्स मैन्स हमने इसमें डाले हैं, वो 2 दिन तक वर्क करेंगे। और ये सभी मिलकर जो वर्क करेंगे वो पूरा हो जाएगा। और वर्क हमने फुल 1 माना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। अगर मैं इसका काम और इसका काम ऐड कर दूँ तीनों का और 1 से इक्वेट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये इक्वेशन बनाने का तरीका समझ में आने लगा होगा अब तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन सही तरीके से बना पाओ। इसके बाद आपको पूरा मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। ना 16 मैन का 14 दिन का वर्क निकाल लेते हैं। हमारे पास एक मैन का एक दिन का वर्क इतना पता है, तो 16 मैन का वर्क 14 दिन का कुछ इतना हो जाएगा। 16 का इंटू यहाँ 16 कर दिया, ये 14 कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वुमेन की बात करूँ तो वुमेन भी 16 है, ये वाला तरीका यहाँ से हमने लिया है। तो दिस विल बी लाइक 16 × 14। ना ये एक्स मैन है यहाँ पे, तो एक दिन का मैन का वर्क ये हो जाता है 1/24 × 16। तो एक्स मैन का ये हो जाएगा और 2 डेज तक ये वर्क करेंगे और पूरा वर्क मिलाकर 1 हो जा रहा है। ये वाला वर्क, ये वाला वर्क, ये वाला वर्क मिलाकर 1 के बराबर हो जा रहा है। आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू 24 आ जाएगी। हैंस हमें 24 मैन की ज़रूरत पड़ेगी, और जिससे कि 2 दिन में काम पूरा हो जाए 12 डेज के बाद। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा।